नमस्कार दोस्तों, स्टैटिक जीके के इस बेहतरीन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग सामान्य ज्ञान यानी कि स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं और ये सारे प्रश्न आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप अगर किसी भी कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और ये सारे जो प्रश्न लिए गए हैं इस क्लास में, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और ये सारे प्रश्न बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, पूछे जाने के चांसेस अधिक होते हैं। और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, जो पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना होती है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है, वो सभी प्रश्न भी हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो अगर आप लोग लगातार क्लास में बने रहते हैं तो ये सारे प्रश्न आपको क्लास में याद भी हो जाएंगे, क्योंकि अधिकतर प्रश्नों का यहाँ पे रिपीटेशन होता है। ठीक, तो चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, तो ये हमारा जो है, ये हमारा 16 नंबर का क्लास है। ठीक, और जो ये पीछे आप लोग देख रहे हैं ये 16 नंबर का क्लास है। 16 से लेकर के 1 से लेकर के 16 तक का क्लास जो है चैनल पे अपलोड है। जीएस बाई आकाश आप सर्च करके चैनल पे जाइए, वहां पे सब आपको मिलेगा। और ये आज का क्लास जो है हमारा 17 नंबर का क्लास होगा। तो चलिए हम लोग अपने 17 नंबर के क्लास को ओपन कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा 17 नंबर का क्लास है। ठीक, ये आज हम लोग 17 नंबर के स्टैटिक जीके के क्लास को करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि जजिया कर किसने पुनः चलाया। तो पुनः चलाने की बात कर रहा है। तो जजिया कर अगर आपसे पूछे पुनः चलाया किसने, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे औरंगजेब ने चलाया। तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे औरंगजेब ने जजिया कर पुनः चलाया था। लेकिन अब बात कर लेते हैं जजिया कर आया कहां से, कब सबसे पहले चलाया। ठीक, सबसे पहले किसने चलाया। तो देखिए बात जजिया कर की करें तो अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम शुरू किसने किया था, अगर आपसे पूछे कि जजिया कर सर्वप्रथम शुरू किसने किया था, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो सर्वप्रथम जजिया कर शुरू 712 ईस्वी में, जजिया कर को सबसे पहले शुरू किया था 712 ईस्वी में। जो विदेशी आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम, कौन शुरू किया था, तो इसे सबसे पहले शुरू किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने। और ये भी मतलब पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम कहां पे जजिया कर शुरू किया था, तो ये सबसे पहले सिंध प्रांत में शुरू किया था। कहां पे, सिंध प्रांत में। अब जजिया कर से दूसरा प्रश्न क्या पूछा जाता है, दूसरा प्रश्न ये पूछा जाएगा जजिया कर से आपसे कि यहाँ पे मुसलमानों मतलब ब्राह्मणों पे जजिया कर किसने लागू किया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लागू किया था। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि ब्राह्मणों पे जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था, तो वो था आपका फिरोज शाह तुगलक। कौन था, फिरोज शाह तुगलक। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, फिरोज शाह तुगलक था। ठीक, अब अगला प्रश्न है कि फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पे जजिया कर लागू किया था। ब्राह्मणों पे जजिया कर लागू, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अब अगर आपसे पूछे कि जजिया कर को समाप्त किसने किया था, अगर आपसे पूछे कि जजिया कर को समाप्त करने वाला शासक कौन था, तो इसे अकबर ने समाप्त किया था। किसने, अकबर ने इसे समाप्त किया था। अब कब किया था, तो 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। और लेकिन अगर आपसे पूछे कि पुनः चलाया किसने था, अकबर के समाप्ति के बाद जजिया कर को पुनः समाप्त चलाया था कौन, औरंगजेब ने। तो इतनी बातें आप लोग इससे ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम लोग अपना रिवीजन करते हैं। देखिए जजिया कर किसके शासन में पुनः चलाया गया था। तो जजिया कर की बात करें तो सबसे पहले जजिया कर को शुरू किया था किसके शासनकाल में पुनः चलाया गया था, तो औरंगजेब के शासनकाल में पुनः चलाया गया था। लेकिन जजिया कर के इतिहास के बारे में बात करें कि सर्वप्रथम शुरू किसने किया था, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत पर जजिया कर को लागू किया था। अब अगर आपसे पूछे कि ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लागू किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लागू किया था। फिर आगे चल के इसे अकबर ने समाप्त कर दिया था। अकबर ने कब समाप्त किया था, 1564 में। फिर पुनः लागू करने वाला शासक कौन था, पुनः शुरुआत करने वाला कौन था, औरंगजेब था। तो इतनी बातें जजिया कर से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो क्लास में ही सारे प्रश्नों का रिवीजन भी होगा, जिससे आप अच्छी तरीके से और गहराई से सारे प्रश्नों को समझ पाएंगे। तो देखिए दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, तो दिल्ली का जो पहला मुस्लिम शासक था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या था नाम, कुतुबुद्दीन ऐबक। नाम तो बहुत कठिन रहता है यार इन लोग का, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, ये था दिल्ली का पहला शासक। आपको ये दिखा नहीं होगा, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला शासक था, मुस्लिम शासक था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो इसने ही आगे चल करके गुलाम वंश की स्थापना की। किस वंश की, गुलाम वंश की
स्थापना की, या फिर इसे ही बोलते हैं मामलूक वंश। आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे मामलूक वंश भी कहते हैं और इसे ही दास वंश भी कहते हैं। तो इसकी स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और स्थापना कब किया था? तो 1206 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1206 में। ये पूरी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब गुलाम वंश का ये पहला शासक होता है, ये गुलाम वंश का पहला शासक होता है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है 1206 में, और कुतुबुद्दीन ऐबक अगर आपसे पूछे कि किसका गुलाम था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये गोरी का गुलाम था। किसका? गोरी का, मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे ऐसे इंडिकेट कर लेंगे कि ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। अब क्या पूछा जाएगा? तो ये इसे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करें तो इसको और उपनामों से जाना जाता है, जैसे इसे लाख बख्श कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाख बख्श कह करके संबोधित किया जाता है। क्यों इसे लाख बख्श कहा जाता है? क्योंकि ये लाखों का दान करता था, इसलिए इसे लाख बख्श कहा जाता है। ठीक, मोहम्मद गोरी को क्या कहा जाता है? लाख बख्श कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। इसके अलावा इसके मृत्यु के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो इसकी मृत्यु 1210 में, तो पोलो खेलते समय। ये भी पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय घोड़े से गिर करके हुई? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हुई थी। कैसे हुई थी? पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हुई थी घोड़े से गिर करके। तो अब इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न था दिल्ली सल्तनत से, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक, ये हिस्ट्री का प्रश्न है और पहला प्रश्न भी हिस्ट्री से ही था। तो देखिए, यहाँ पे आपके जीएस के सभी सब्जेक्टों का रिवीजन हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे धैर्य पूर्वक सारे प्रश्नों का अंत तक वीडियो को पढ़ते रहिए। देखिए, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था। और ये गुलाम किसका था? तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसने गुलाम वंश या फिर मामलूक वंश या फिर दास वंश इसे ही कहा जाता है, इसकी स्थापना की थी और उसका पहला शासक बना था। ठीक, 1206 में इसकी स्थापना की थी। कब की थी स्थापना? अगर आपसे पूछे कि गुलाम वंश, मामलूक वंश या फिर दास वंश की स्थापना कब हुई थी? 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है क्योंकि ये लाखों रुपए का दान करता था। और मृत्यु कब हुई थी इसकी? 1210 में पोलो खेलते समय घोड़े पर से गिर करके मृत्यु हो गई थी। ठीक, अगला प्रश्न कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहां स्थित है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पे स्थित है। तो शेरशाह सूरी के मकबरे के बारे में बात करेंगे। ये सासाराम में स्थित है। और सासाराम कहां पे स्थित है? ये बिहार में, बिहार का एक जगह है, वहां पे इसका मकबरा स्थित है। अगर शेरशाह सूरी के बारे में अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं कि क्या क्या इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए, शेरशाह सूरी के बारे में इसका मूल नाम क्या था? तो ये भी पूछा गया जाता है कि शेरशाह सूरी का मूल नाम क्या था। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया। तो इसका मूल नाम फरीद खां था। क्या था इसका मूल नाम? फरीद। आप लोग ध्यान रखेंगे, फरीद खां इनका मूल नाम था। और इन्होंने किस चीज की निर्माण करवाई? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इन्होंने जीटी रोड का निर्माण करवाया, जिसे ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं, इसका निर्माण करवाया। उसके अलावा इसने ठट्टा और काबुलियत प्रथा की भी शुरुआत की थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और पटना के अगर आपसे पूछे कि संस्थापक कौन है, तो पटना के संस्थापक हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे, संस्थापक, अगर आपसे पूछे कि पटना के संस्थापक कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक शेरशाह सूरी पटना के संस्थापक है। और इन्होंने एक प्रथा शुरू की थी। ये भी पूछा जाता है कि इन्होंने कौन सी प्रथा शुरू की थी। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठट्टा एक प्रथा थी एंड काबुलियत, ये दोनों प्रथा किसने शुरू की थी? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठट्टा और काबुलियत प्रथा शुरुआत किसने की थी? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत की थी। सॉरी शेरशाह सूरी ने शुरुआत की थी। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि शेरशाह सूरी की मृत्यु कहां पे हुई थी, तो कालिंजर में इनकी मृत्यु हुई थी। गोले दागते समय कालिंजर में इनकी मृत्यु हो गई थी एक युद्ध के दौरान। ठीक, अब इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछेगा कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पे स्थित है, तो सासाराम बिहार में पड़ता है, यहाँ पे इनका मकबरा स्थित है। और ये हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है। शेरशाह सूरी का मूल नाम था फरीद खां। इन्होंने बचपन में एक शेर मार दिया था, तो उस पर इनका नाम क्या हो गया था? शेरशाह सूरी। अब इन्होंने जीटी रोड का निर्माण करवाया था। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। पटना का पहला नाम पाटलिपुत्र था और जिसके संस्थापक उदयन थे। फिर मतलब पाटलिपुत्र से नाम बदल करके पटना किसने रखा था? तो शेरशाह सूरी ने रखा था। इस वजह से कहा जाता है कि पटना के संस्थापक कौन है? शेरशाह सूरी है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इन्होंने प्रथा एक शुरू की थी, ठट्टा जिसे बोला जाता है, या फिर काबुलियत। ये प्रथा किसने शुरू की थी?
तो ये प्रथा शेरशाह सूरी ने की थी और मृत्यु इनका कलिंजर में हुआ था। मृत्यु इनका कहां पे हुआ था? कलिंजर में हुआ था। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा हो, इसी तरह से सारे प्रश्नों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़ जाइए इसी तरह के और भी क्लास को करने के लिए। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जाकर के टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ पा सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 2 नंबर का, कह रहा है कि भारत के आर्थिक दोहन। तो देखिए ये बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये इकोनॉमी से प्रश्न है। कहां से? इकोनॉमी से। यहाँ पे जीएस के सभी सब्जेक्टों का रिवीजन हो जाएगा। आर्थिक दोहन का सिद्धांत या इसे धन निर्गमन का सिद्धांत भी बोला जाता है। धन निर्गमन, इसे धन निर्गमन का सिद्धांत भी बोला जाता है, इसे आर्थिक अपवहन का सिद्धांत भी बोला जाता है और इसे संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत भी बोला जाता है। इसे धन पलायन का सिद्धांत भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? धन पलायन का सिद्धांत भी बोला जाता है। तो ये सभी सिद्धांत आप लोग, सभी नाम आप लोग याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसके प्रतिपादक कौन है? तो इन तीनों सभी नामों का इसका प्रतिपादक पूछ ले कि आर्थिक दोहन के विचार के प्रतिपादक कौन है, या फिर धन निर्गमन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, या फिर धन पलायन के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है। तो इसके प्रतिपादन है दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक आई थी जो एग्जाम में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इनकी एक पुस्तक थी दादा भाई नौरोजी की, उसका नाम है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या नाम है? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या इसकी पुस्तक का नाम है? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो रूल इन इंडिया, इस पुस्तक में इन्होंने सर्वप्रथम ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि इस पुस्तक में सर्वप्रथम इन्होंने प्रति व्यक्ति आय बताया था और राष्ट्रीय आय बताया था। तो ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे पहले पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय किसने निकाला था? सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय किसने निकाला? और अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय किसने निकाला था, तो ये भी आपके दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय का आकलन भी किया था। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और उस समय प्रति व्यक्ति आय थी 20 रुपए, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो अब इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछ ले कि भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। यहाँ पे लिखा गया है दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक। अगर आपसे पूछे कि धन निर्गमन का सिद्धांत किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने धन निर्गमन का सिद्धांत दिया था। और आर्थिक दोहन का सिद्धांत भी पूछे किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। धन पलायन का सिद्धांत पूछे तो कुछ भी नाम से पूछ सकता है, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था, आप लोग ध्यान रखेंगे। और पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक किसकी है? दादा भाई नौरोजी की। और इस पुस्तक में इन्होंने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय निकाला और इस पुस्तक में इन्होंने प्रति व्यक्ति आय की सबसे पहले गणना की और 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय था। तो इतनी बातें दादा भाई नौरोजी से आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न की सर्वप्रथम भारत आने वाले यूरोपीय लोग कौन थे? तो सबसे पहले आया था पुर्तगाल। सबसे पहले पुर्तगाल के लोगों ने आया था। अब कब आया था? तो आप लोग जानते हैं 17 अप्रैल वास्को डी गामा कब आया था भारत? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे 17 मई 1498 को आया था। कब आया था? 17 मई 1498 को सबसे पहले भारत कौन आया था? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे वास्को डी गामा आता है। कौन आया था? वास्को डी गामा। अब भारत ये क्या करने के लिए आया था? तो ये व्यापार करने के लिए आया था। सबसे पहले केरल में उतरा था। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे यहां से। वैसे वास्को डी गामा के बारे में हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले मतलब पुर्तगाली लोग आए और इनके आने का क्रम बताइए, आने का क्रम भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इनके आने का क्रम क्या है। तो सबसे पहले आए थे, आप लोग ध्यान रखेंगे, पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। उसके बाद आए थे पुर्तगाली के बाद डच आए थे। डच के बाद आपके कौन आ गए थे? अंग्रेज आए थे। डच के बाद अंग्रेज आए थे। अंग्रेज के बाद आपके डच के बाद अंग्रेज आए थे। अंग्रेज के बाद डेनिश आए थे। अब डेनिश के बाद फ्रांसीसी आए थे। फ्रांसीसी आए थे। उसके बाद आपके स्वीडन आए थे। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम आने वाले पूछे तो पुर्तगाल के लोग। अगर आपसे पूछे कि सबसे लास्ट में कौन से लोग गए थे, सबसे लास्ट में कौन से लोग गए थे, तो जो भी विदेशी कंपनी आई थी वो सबसे लास्ट में पुर्तगाली जितनी भी यूरोपीय कंपनियां थी उसके सबसे लास्ट में गए थे। सबसे लास्ट में कौन गए थे? तो सबसे लास्ट में पुर्तगाली ही गए थे। और कब गए थे पुर्तगाली भारत छोड़ करके? तो 1961 में, भारत आजादी के बाद 1961 में।
और गोवा से ये गए थे। कहां से? गोवा से गए थे। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सर्वप्रथम भारत आने वाले यूरोपीय लोग कौन थे? तो सबसे पहले यूरोपीय कंपनियां विदेश, वहां से यूरोप से बहुत सारी यूरोपीय कंपनियां आई थी 1498 के आसपास। तो देखिए सबसे पहले पुर्तगाल लोग आए थे 17 मई 1498 में आए थे। कब? 17 मई 1498 में वास्को डी गामा आया भारत व्यापार करने, यहाँ से मिर्च वगैरह खरीद के ले गया। ये कहानी आप लोग बहुत बार पढ़े हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे कंपनी के आने का क्रम, तो सबसे पहले कौन सी कंपनी, सबसे पहले कौन लोग आए थे? पुर्तगाली। ये कंपनी का आने का क्रम नहीं है, ये लोगों को, यूरोपीय कंपनियों के, यूरोपीय लोगों के आने का क्रम है। सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, डच आए, अंग्रेज आए, डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए, उसके बाद स्वीडन के लोग आए थे। तो इतनी बातें कम से कम याद रखेंगे। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी लोग आए। फिर सबसे लास्ट में कौन लोग गए थे? सबसे लास्ट में, सबसे आने वाले पहले थे पुर्तगाली लोग, और लास्ट में सबसे पहले सबसे लास्ट में जाने वाले भी कौन थे? पुर्तगाली लोग 1961 में। और गोवा से वो जाकर के छोड़ करके गोवा को आजाद कराया गया 1961 में। अब अगला प्रश्न है कि नेपा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो देखा, नेपा जो है ये मध्य प्रदेश में, ये आप लोग ध्यान रखेंगे कहां पे है नेपा? मध्य प्रदेश में। तो ये प्रसिद्ध क्यों है नेपा? ये एग्जामों में, अभी भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब नेपा नगर के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं, मध्य प्रदेश के बारे में कुछ बातें। अगर आपसे पूछे कि ये नेपा नगर जो उद्योग है इसकी स्थापना कब हुई थी? नेपा नगर उद्योग की अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। अब क्या क्या चीजें, अगर आपसे पूछे कि पे कागज के बारे में बात कर ही रहे हैं तो आप लोग बताएंगे कि कागज का आविष्कार कौन सा देश ने किया था? तो कागज का आविष्कार करने वाला चीन है। कौन सबसे पहले कागज का आविष्कार किया? चीन है। अगर आपसे पूछे कि पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है? तो जिसके पास कागज होगा वही पुस्तक बनाएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, पुस्तक का मुद्रण सबसे पहले कौन से देश ने किया? पुस्तक बनाया सबसे पहले चीन ने। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर आपसे पूछे कि वहीं पे कि कागज का मुद्रा किसने जारी किया? सबसे पहले कागज का मुद्रा जारी करने वाला कौन है? तो वो भी आपके चीन है। ठीक, चीन है सबसे पहले कागज का मुद्रा जारी करने वाला। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ा। तो देखिए नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। स्थापना 1955 में इसकी हुई थी। अब बात कर लेते हैं कागज का आविष्कार किसने किया? चीन ने किया। पुस्तक मुद्रण सबसे पहले किसने किया? चीन ने किया। और कागज का मुद्रा किसने सबसे पहले जारी किया? तो चीन ने जारी किया। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं कि कौन सा राज्य भारत के अबरक का सबसे प्रमुख उत्पादक है? तो भारत में अबरक का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उसका नाम है, यहाँ पे लिख लेंगे, आंध्र प्रदेश। क्या है? ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा अबरक का उत्पादन करता है, आंध्र प्रदेश। अगर आपसे पूछे कि विश्व में प्रथम कौन सा देश है जो अबरक का उत्पादन करता हो? विश्व में प्रथम अबरक का उत्पादन, देखिए अबरक जो है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अबरक ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि विश्व में प्रथम कौन है? तो ये अपना भारत है। विश्व में भी बात करें तो ये पहले नंबर पे है अबरक के उत्पादन में। अब हम देख लेते हैं अबरक क्या होता है। तो ये अबरक ऐसी धातु होती है जो विद्युत की बात करें तो ये विद्युत का कुचालक होता है। ठीक, बात कर लेते हैं अब अबरक का। तो ये विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक होता है। ठीक, अब जबकि इसमें दो गुण पाए जाते हैं। विद्युत का ये कुचालक होता है, जबकि उष्मा की बात करें तो उष्मा का ये सुचालक होता है। क्या होता है? उष्मा का सुचालक। तो इस वजह से ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट धातु है। ठीक, तो विद्युत का सुचालक और उष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। अगर आपसे पूछे कि दो स्थान है अबरक के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है जो पूछा जाता है, कोडरमा और हजारीबाग। कोडरमा एंड हजारीबाग ये कहां पे है और किस लिए प्रसिद्ध है? ये हजारीबाग और कोडरमा, आप लोग नाम से गेस लगा पा रहे होंगे कि ये झारखंड में, कहां पे? झारखंड में है। और ये अगर आपसे पूछे कि ये दोनों प्रसिद्ध क्यों है, तो ये दोनों प्रसिद्ध आपसे पूछे तो ये अबरक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अबरक के लिए। ठीक,
ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए कौन सा राज्य भारत में अबरक का सबसे प्रमुख उत्पादक है? तो आंध्र प्रदेश जो है अबरक का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। अगर आपसे पूछे कि विश्व में पहला देश कौन सा है जो अबरक का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, तो वो है अपना भारत, जो विश्व में सबसे ज्यादा अबरक का उत्पादन करता है। अब अबरक का गुण ये होता है, इसके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है कि ये विद्युत का कुचालक, यानी इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। और जबकि उष्मा क्या होता है? उष्मा का सुचालक होता है, यानी कि इसमें हीट फ्लो हो सकता है। कोडरमा और हजारीबाग ये झारखंड में स्थित है और प्रसिद्ध किस लिए है? ये अबरक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अबरक के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ पर्वतों के बारे में यहाँ पे देखिए, पर्वत के बारे में, और ये जियोग्राफी से प्रश्न है, और ये अबरक वाला ये भी जियोग्राफी के अंतर्गत आता है। उत्पादन जो है, उत्पादन अगर आपको पढ़ना होगा तो ये जियोग्राफी में पढ़ाया जाएगा या फिर स्टैटिक में पढ़ाया जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि अब पर्वतों के बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं, क्योंकि विश्व में फला पर्वत किस जगह पे है, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि डेक्कन स्वर्ग पर्वत कहां पे स्थित है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे डेक्कन स्वर्ग पर्वत ना, हाँ, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे ये दक्षिणी अफ्रीका में है। दक्षिणी अफ्रीका, तो दक्षिणी अफ्रीका नहीं, दक्षिण अफ्रीका में है। और दक्षिण अफ्रीका क्या है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप का एक कंट्री है, ठीक। तो इस वजह से आप लोग ध्यान रखेंगे ये कहां पे? दक्षिणी अफ्रीका में, सॉरी, ये दक्षिणी अफ्रीका में है। दक्षिणी अफ्रीका मतलब अफ्रीका का साउथ छोर, ठीक। अफ्रीका जो महाद्वीप है उसका साउथ छोर, ठीक। अब बात कर लेते हैं कुछ पर्वतों के बारे में। जैसे अगर आपसे पूछे कि अराकान योमा पर्वत कहां पे है? अराकान योमा पर्वत कहां पे है? तो ये म्यांमार में स्थित पर्वत है। कहां पे? म्यांमार में स्थित है। अराकान योमा पर्वत कहां पे है? म्यांमार में स्थित है। और कुछ पर्वतों के बारे में अगर आपसे पूछे कि रॉकी पर्वत कहां पे है, रॉकी पर्वत के बारे में पूछे, तो कुछ पर्वतों के बारे में पूछा जाता है। तो रॉकी पर्वत पूछे तो ये उत्तरी अमेरिका में, कहां पे? उत्तरी अमेरिका में स्थित है रॉकी पर्वत। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे एंडीज पर्वत बताइए कहां पे है? एंडीज पर्वत, ठीक। तो एंडीज पर्वत जो है ये दक्षिणी अमेरिका में है। ये 7 देशों में है, दक्षिणी अमेरिका के 7 देशों में फैला है। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे ब्लॉक पर्वत, जिसे क्या बोलते हैं, जो ब्लॉक पर्वत को क्या बोलते हैं? ब्लैक पर्वत, ठीक। इसे बोलते हैं ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। अब ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, और ये कहां पे स्थित है? जर्मनी में। कहां पे स्थित है? जर्मनी में। एक और आप लोग याद रखेंगे पर्वतों के बारे में, अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे आल्पस पर्वत कहां पे स्थित है, ये एग्जाम में पूछा गया। आल्पस पर्वत अगर आपसे पूछे कहां पे स्थित है, तो ये यूरोप में स्थित है। कहां पे? यूरोप में स्थित है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न से इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए रिवीजन करेंगे। देखिए डेक्कन स्वर्ग पर्वत किस देश में है? तो किस देश में पूछ रहा है ना, तो दक्षिण अफ्रीका में। कहां पे? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक। अब अगर आपसे पूछे कि अराकान योमा पर्वत कहां पे स्थित है, तो अराकान योमा पर्वत जो है म्यांमार में स्थित है। रॉकी पर्वत पूछे तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित पर्वत है, रॉकी पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में स्थित है। अब जबकि अगर आपसे पूछे कि एंडीज पर्वत कहां पे स्थित है, तो एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। और आल्पस पर्वत के बारे पूछे तो ये यूरोप में स्थित पर्वत है, आल्पस पर्वत। अगला प्रश्न की बुशमैन जनजाति कहां निवास करती है? तो देखिए अब जनजातियों के बारे में, विश्व की बहुत सारी जनजातियां जो पूछी जाती है कहां पे निवास करती हैं। भारत में कुछ जनजातियां हैं जो पूछा जाता है कहां पे निवास करती हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि बुशमैन जनजाति कहां निवास करती है, तो कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। कहां पे? कालाहारी मरुस्थल। अब कालाहारी मरुस्थल आप लोग नाम सुने होंगे, हमने कई बार बताया भी है कालाहारी मरुस्थल कहां पे है, और ये अफ्रीका महाद्वीप में है। कहां पे? अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल है, वहीं पे ये जनजाति निवास करती है। अब अगर आपसे पूछे कि कुछ जनजातियों के बारे में, अगर आपसे पूछे कि मोपला जनजाति, तो जो मोपला जनजाति है, और मोपला विद्रोह भी हुआ है मोपला जनजाति के द्वारा, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। मोपला जनजाति कहां पे है? ये केरल में स्थित है। कहां पे? केरल में, ठीक। मोपला जनजाति केरल में स्थित है। और कुछ जनजातियों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि मोपला जनजाति हो गया केरल में। अगर आपसे पूछे कि माओरी जनजाति कहां पे स्थित है, माओरी जनजाति ये कहां पे स्थित है, तो माओरी जनजाति जो है ये न्यूजीलैंड में स्थित है। कहां पे? न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति स्थित है। अब अगर आपसे पूछे कि लाई जनजाति कहां पे स्थित है, लाई जनजाति कहां पे स्थित है, तो लाई जनजाति जो है ये आपके म्यांमार में स्थित है। कहां पे? म्यांमार में स्थित है। और म्यांमार एक कंट्री है, भारत के पूर्व में स्थित है। और अगर आपसे पूछे कि टोडा जनजाति कहां पे स्थित है, तो टोडा जनजाति जो है ये कहां पे स्थित है? ये नीलगिरी पर्वत पे स्थित है। कहां पे? नीलगिरी पर्वत पे निवास करती है।
नीलगिरी पर्वत पे रहती है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे पिग्मी जनजाति कहाँ पे रहती है, तो पिग्मी जो जनजाति है, ये इसके बारे में आप लोग नाम सुने होंगे कि पिग्मी जो जनजाति है वो रहती है आपके कांगो बेसिन में। कांगो बेसिन कहाँ पे है? ये भी अफ्रीका महाद्वीप में है। कांगो नदी के एरिया को जो होते हैं, कांगो नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो है कांगो बेसिन, वहीं पे ये लोग निवास करते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कांगो नदी के बारे में हमने आपको बताया भी है कि ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और अफ्रीका महाद्वीप में 2 बार काटती है। तो बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है? तो कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति निवास करती है और कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में है। मोपला जनजाति पूछे तो केरल में निवास करती है। माओरी जनजाति में पूछ ले तो ये न्यूजीलैंड में निवास करने वाली जनजाति है। और लाई जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो म्यांमार में पाई जाने वाली जनजाति लाई। टोडा जनजाति के बारे में बात करें तो नीलगिरी पर्वत पे टोडा जनजाति पाई जाती है। नीलगिरी पर्वत भारत के दक्षिण में तमिलनाडु और तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में फैला हुआ है। पिग्मी आंध्र प्रदेश नहीं, क्या बोलते, केरल के बीच में फैला हुआ है। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में पाई जाती है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो देखिए यहाँ पे अनुसूचित जाति का प्रतिशत सर्वाधिक पूछा जा रहा है और ये स्टैटिक का प्रश्न है। अब यहाँ पे देखिए जनजातियों के बारे में, अनुसूचित जनजाति के बारे में प्रश्न पढ़ लेते हैं। जैसे सर्वाधिक प्रतिशत के बारे में बात कर रहा है ना, तो सबसे ज्यादा प्रतिशतता उत्तर प्रदेश राज्य में, अपने उत्तर प्रदेश में है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर आपसे पूछे कि वहीं पे कुछ जनजाति, क्या बोलते हैं, अनुसूचित जाति और इनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बारे में कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। जैसे अनुसूचित जाति एंड जनजाति के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो ये रखा गया है 338 और 338A में। तो ये अगर आपसे पूछे कि अनुच्छेद कौन सा संबंधित है अनुसूचित जाति और जनजाति से, तो ये अनुसूची जो है 338, अनुच्छेद 338 यार, अनुच्छेद 338 और 338A में है। ठीक, तो इसका रिवीजन करेंगे। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ये अनुच्छेद किस में है? तो ये अनुच्छेद 338 और 338A के बारे में इसमें चर्चा है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि नोबेल पाने वाले पहला भारतीय कौन था, तो नोबेल सबसे पहले दिया गया था, किसको दिया गया था सबसे पहले नोबेल पुरस्कार? तो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल दिया गया था। अब इन्हें नोबेल कब दिया गया था? तो 1913 में। और इनकी एक कृति थी जिसका नाम था क्या? गीतांजलि। गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जिसमें भारत का राष्ट्रगान जनगण मन भी संकलित है। अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले अर्थशास्त्र में नोबेल पाने वाले एक मात्र भारतीय कौन है? अर्थशास्त्र में नोबेल पाने वाले कौन है? तो अर्थशास्त्र में नोबेल सबसे पहले किसे दिया गया था? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अर्थशास्त्र में, यहाँ पे नोबेल पुरस्कार के बारे में बात हो रही है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अर्थशास्त्र में नोबेल सबसे पहले किसे दिया गया था? तो कई बार, हजारों बार एग्जाम में पूछा गया, अमर्त्य सेन को दिया गया था। अब इन्हें कब दिया गया था? तो 1998 में। और कब दिया गया था? किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था। अगर आपसे पूछे कि पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था पहले भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन को। किसे? सीवी रमन को। और इन्हें क्यों दिया गया था? रमन प्रभाव की खोज की थी इन्होंने, उन्हें 1930 का नोबेल दिया गया था। ठीक, किस क्षेत्र में दिया गया था? तो भौतिकी के क्षेत्र में। भौतिकी के क्षेत्र में रमन प्रभाव किस में आता है? तो ये भौतिकी में आता है, तो इसके लिए इन्हें नोबेल दिया गया था। तो अब चलिए रिवीजन करेंगे। देखिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में गीतांजलि के लिए। ठीक, अगर आपसे पूछे कि अर्थशास्त्र में नोबेल किसे मिला था? तो अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पाने वाले एकमात्र भारतीय 1998 में मिला। ठीक, पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन है? तो सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें मिला था नोबेल, उनका नाम क्या है? सीवी रमन। 1930 में इन्हें नोबेल दिया गया था और भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। अगर आपसे पूछे कि मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो मिड डे मील योजना की शुरुआत 1995 में हुई थी। 1995 में हुई थी।
अब मिड डे मील योजना के बारे में बात करें, लेकिन आगे चल करके शुरुआत तो हुआ था 1995 में, लेकिन अगर आपसे पूछे कि इसका विस्तार कब हुआ था तो 2007 में। पूरी डेट आप लोग याद रखेंगे, 1 अक्टूबर 2007 में इस योजना का जाकर के विस्तार हुआ। अगर आपसे पूछे कि मिड डे मील योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, अगर आपसे पूछे कि मिड डे मील योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे 8 ईयर प्लान में होता है। कहां पे? 8 ईयर प्लान में। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तब इसका रिवीजन करेंगे कि मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1995 में मिड डे मील योजना की शुरुआत, और इसका विस्तार कब हुआ, तो 1 अक्टूबर 2007 को इसका विस्तार हुआ। और पंचवर्षीय योजना यहाँ पे कौन सी लागू होती, तब जब इसका संचालन हो रहा था, तो 1995 में 8वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा। अगर आपसे पूछे कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है, तो अमार सोनार बांग्ला है। क्या है हम बांग्लादेश का राष्ट्रगान? अमार सोनार बांग्ला है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि इसे किसने लिखा है, तो इसे लिखा जो भारत के राष्ट्रीय गान लिखे थे उनका क्या नाम है? रविंद्रनाथ टैगोर। क्या नाम है? रविंद्रनाथ टैगोर। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब चलिए कुछ बातों का रिवीजन करते हैं। अगर आपसे पूछ ले अमार सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। अब यहाँ पे बांग्लादेश का चलिए पकड़ लेते हैं। बांग्लादेश के अगर आपसे पूछे कि इसका बांग्लादेश का पूछा जाता है कि सृजन कब हुआ था, तो बांग्लादेश का सृजन पूछे तो इसका सृजन हुआ था 1971 में। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे बांग्लादेश में प्रधानमंत्री कौन है, तो अगर आपसे पूछे कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है, तो आप लोग बताएंगे कि शेख हसीना जी हैं। कौन है? शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। अब क्या क्या पूछा जाएगा? अगर आपसे पूछ ले कि बांग्लादेश के बारे में और क्या क्या आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछे कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह बताइए, तो राष्ट्रगान के बारे में बात कर रहा है, तो अगर आपसे पूछे कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह बता दीजिए क्या है, तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है वाटर लिली। क्या है? वाटर लिली बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि बांग्लादेश के बारे में, अगर आपसे पूछे कि समाचार एजेंसी क्या है बांग्लादेश का, देखिए विश्व में जो भी देश हैं उनके समाचार एजेंसी के बारे में पूछा जाता है कि कौन सी समाचार एजेंसी यहाँ पे चलती है। जैसे पाकिस्तान के समाचार एजेंसी का नाम यूपीपी है, वैसे बांग्लादेश की जो समाचार एजेंसी का नाम है बीएसएस। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। देखिए बांग्लादेश का सृजन बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा, तो अमार सोनार बांग्ला ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिसका संकलन मिलता है गीतांजलि में। और गीतांजलि किसकी रचना है? वो रविंद्रनाथ टैगोर की है, और इसके लिए इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल दिया गया था 1930 में। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश का सृजन 1971 में होता। अब यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है एग्जाम में पूछा जाता है, तो शेख हसीना जी यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। वाटर लिली बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है। उसके बाद समाचार एजेंसी क्या है? बीएसएस है। लोधी वंश के संस्थापक कौन है, तो बहलोल लोधी हैं। बहलोल लोधी वंश के संस्थापक हैं। और बहलोल लोधी के बारे में अगर आपसे पूछे क्या क्या पूछ सकता है, तो बहलोल लोधी जो है ये लोधी वंश के तो संस्थापक हैं। इन्होंने अगर आपसे पूछे कि बहलोली सिक्के जारी किसने किया, बहलोल लोधी ने बहलोल लोधी के बारे में आप कुछ प्रश्न देख लेंगे कि जैसे अगर आपसे पूछे कि इन्होंने क्या क्या कार्य किया, तो इन्होंने बहलोली सिक्के जारी किए। कैसे सिक्के जारी किए? बहलोली सिक्के जारी किए। तो बहलोली सिक्के जारी किसने किए थे, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे बहलोल लोधी ने। अब अगर आपसे पूछे कि इनका मकबरा किसने बनवाया था, इनका मकबरा किसने बनाया, तो अगर आपसे पूछे कि बहलोल लोधी का मकबरा किसने बनाया था, तो इनके मकबरा किसने बनवाया था आगे चल करके, जो लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था जिसका क्या नाम था? सिकंदर लोधी। तो इनका मकबरा किसने बनवाया था आगे चलकर? सिकंदर लोधी। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा गया। और ये जो था लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। कैसा शासक था? सर्वश्रेष्ठ शासक था। ठीक, सिकंदर लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। अगर आपसे पूछेगा कि लोधी वंश की बात बताइए, तो इसके अंतिम शासक कौन था, तो अगर आपसे पूछे कि लोधी वंश के सबसे अंतिम शासक कौन थे, तो लोधी वंश के जो सबसे अंतिम शासक हैं उनका नाम है इब्राहिम लोधी। कौन है? इब्राहिम लोधी।
ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछे गया कि लोदी वंश की स्थापना किसने किया, तो बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की। किसने? बहलोल लोदी ने। और यहाँ के अंतिम शासक कौन है, तो बहलोल लोदी ने अंतिम। अब बहलोल लोदी के बारे में कुछ कार्य देखेंगे। जैसे इनका कार्य क्या था, इन्होंने बहलोली सिक्के जारी किए थे। कैसे सिक्के? बहलोली सिक्के जारी किए थे। अब इनका मकबरा किसने बनवाया था, ये भी पूछा जाता है। तो ये इनके मृत्यु के बाद इनका मकबरा सिकंदर लोदी ने बनवाया। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। और लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था, ये भी एग्जाम में पूछा गया। तो आप लोग सर्वश्रेष्ठ शासक के बारे में बताएंगे, सिकंदर लोदी। और पहला शासक कौन हो गया, बहलोल लोदी। और अंतिम शासक कौन हो गया, तो इब्राहिम लोदी इसके अंतिम शासक हो गए। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये जो प्रश्न आप लोग पढ़े थे पॉलिटी से था, ये भी पॉलिटी से ही था। और बात कर लेते, अगर आपसे पूछे कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन वाला, ये पॉलिटी से है। ठीक, तो ये यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसे लघु संविधान भी कहते हैं। अगर इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो इसे लघु संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु संविधान। और किस मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, तो हमारे संविधान में हुआ था 42वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था, 1976 में। तो इसके तहत संविधान में बहुत सारी चीजें जोड़ी गई। तो इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि छोटा संविधान कहा जाता है। अब इसके तहत क्या क्या काम किया गया, तो इसके तहत शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय हुआ करता था। तो शिक्षा को राज्य सूची से निकाल करके इसे किस सूची में रखा गया है, समवर्ती सूची में। तो वो काम किस संशोधन के द्वारा किया गया, समवर्ती सूची के द्वारा किया गया। अगर आपसे पूछे कि प्रस्तावना में संशोधन पहली बार कब हुआ था, तो इसी के द्वारा ही प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ। अब इसके तहत संविधान में 3 शब्द जुड़े थे। कौन कौन से, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद हो गया, धर्मनिरपेक्ष हो गया, और अखंडता। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इसके द्वारा संविधान में 3 शब्द जुड़े। और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। शिक्षा को राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। प्रस्तावना में 3 शब्द, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, एकमात्र संशोधन हुआ था संविधान में, प्रस्तावना में, वो हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक बात और आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप लोग ध्यान रखेंगे, हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। क्या थे? हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। और मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में शामिल के संशोधन के द्वारा किया गया। तो ये भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, यहां से इंपॉर्टेंट है। तो इसके तहत तो संविधान में बहुत सारी चीजें जोड़ी गई, लेकिन मुख्य रूप से आप इतना याद रखेंगे। जैसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके तहत संविधान में बहुत सारी चीजें जोड़ी गई। जो मुख्य चीजें हैं, जो एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती हैं, जो ज्यादा पूछी गई हैं, जो ज्यादा पूछे जाने की संभावना है, वो यही है कि इसके तहत शिक्षा को राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में रखा गया। और प्रस्तावना में 3 शब्द जुड़े। प्रस्तावना में कितने शब्द जुड़े? 3 शब्द। कौन कौन से? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अब बात कर लेते हैं मौलिक कर्तव्य इसमें शामिल किए गए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक भी, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ये क्लास आपको कैसा लगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, आप वहां पर जाकर के पा सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। तो देखिए, गोताखोर जो है अपने साथ 2 गैसें ले जाते हैं, केवल ऑक्सीजन नहीं ले जाते हैं, केवल ऑक्सीजन नहीं ले जाते, ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस भी ले जाते हैं। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑक्सीजन प्लस कौन सी गैसें ले जाते हैं, हीलियम गैसें ले जाते हैं। अब इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ऑक्सीजन के साथ ये लोग हीलियम गैसें ले जाते हैं, और ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आइए चलिए देख लेते हैं। हीलियम को क्या कहा जाता है, इसे शाही गैस या फिर इसे नोबल गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाही गैस, इसे नोबल गैस कहा जाता है। क्यों शाही गैस? क्योंकि ये अक्रिय गैसें होती हैं और इन्हें शाही गैस या फिर इन्हें नोबल गैस भी बोला जाता है।
अब अक्रिय गैसों के बारे में देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि अक्रिय गैस कितनी है, तो अक्रिय गैस हमारे पास 6 है। कितनी? टोटल 6 अक्रिय गैस है। वो पूछा जाता है कि कौन कौन से। तो देखिए, एक तो आपका हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, हीलियम नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान, ये सभी कैसे हैं? गैसें हैं। ये सभी अक्रिय गैसें हैं जो वायुमंडल में पाई जाती हैं। ठीक, तो इन अक्रिय गैसों के नाम भी आप लोग याद रखेंगे। अक्रिय गैसें, निष्क्रिय गैसें, शाही गैसें, नोबल गैसें, इन नामों से जाना जाता है और ऑप्शन में देता है। और उनमें से 3 हीलियम मतलब अक्रिय गैसें रहेगा, एक नहीं रहेगा। तो इसमें पूछेगा कि इनमें से कौन अक्रिय गैसें नहीं है। तो इसी वजह से आप लोग ध्यान रखेंगे सभी प्रश्नों के बारे में। जैसे अब चलिए इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछे कि गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए अपने साथ कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं, तो वो अपने साथ ले जाते हैं ऑक्सीजन प्लस हीलियम का मिश्रण। आगे चलते हैं। अगर आपसे पूछे कि हीलियम को क्या बोलते हैं, इसे अशाही गैस भी बोलते हैं, नोबल गैस भी बोलते हैं, अक्रिय गैसें भी बोलते हैं और फिर निष्क्रिय गैसें भी बोलते हैं। अक्रिय गैसें 6 प्रकार की होती है। जैसे कौन कौन से होते हैं? हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। फलों को पकाने के लिए कौन से गैस? ये भी साइंस का प्रश्न है और ये भी साइंस का प्रश्न है, तो दोनों साइंस के प्रश्न है। और देखिए, यहाँ पे आपके जीएस के सभी सब्जेक्टों का रिवीजन हो जाएगा। तो इसी वजह से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए इसी तरह के और भी क्लास पाने के लिए। अगला प्रश्न है कि फलों को पकाने में कौन सी गैसें प्रयोग होती है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। किस गैस का? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अब फलों के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न, फल से संबंधित क्या पूछा जाता है? सुनहरी क्रांति का संबंध अगर आपसे पूछे किससे है, तो सुनहरी क्रांति का अगर आपसे संबंध पूछे तो फल उत्पादन से आप लोग बताएंगे। किससे है? फल उत्पादन से। अब अगर आपसे पूछे सुनहरी क्रांति में, अगर आपसे पूछे कि पोमोलॉजी में किस चीज का अध्ययन किया जाता है, सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से। अगर आपसे पूछे कि पोमोलॉजी में किस चीज का अध्ययन किया जाता है, तो पोमोलॉजी में अध्ययन की बात करें तो यहाँ पे फलों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि पोमोलॉजी में किस चीज का अध्ययन किया जाता है? फलों का अध्ययन किया जाता है। और हमारा जो राष्ट्रीय फल है उसके बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय फल हमारा अगर आपसे पूछे क्या है, तो हमारा राष्ट्रीय फल है आम। अगर आप लोग बताएंगे कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, मैंगीफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? मैंगीफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है। तो अब चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछे कि फलों को पकाने में प्रयुक्त गैस कौन सी है, तो फलों को पकाने के लिए प्रमुख गैस जो है वो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए, और गैस बिल्डिंग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, तो सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से, क्योंकि फल आया है यहाँ पे क्लास में, तो फल से संबंधित प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपसे पूछे फलों का राजा किसे कहते हैं, तो आम को कहते हैं फलों का राजा। ठीक, अगर आपसे पूछे कि पोमोलॉजी किससे संबंधित है, तो फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। राष्ट्रीय फल हमारा क्या है? आम है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक, अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो देखिए, भारतीय कैलेंडर के आपको वैसे तो 12 महीनों का नाम याद रखना चाहिए, लेकिन पहला माह जो है वो चैत्र का होता है। कैसा होता है? चैत्र का। अगर आपसे पूछे कि अंतिम माह वहीं से पूछ ले, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, फाल्गुन का होता है। कैसा होता है? अंतिम माह जो है फाल्गुन का होता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हमारे भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में क्या पूछा गया है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे कैलेंडर के बारे में और क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है कि इसे संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया। तो इसे जो कैलेंडर के बारे में अपनाने की बात करें, तो इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया आजादी के बाद। ठीक, और ये किस पर आधारित है, तो ये शक संवत पे आधारित है। किस संवत पे आधारित है? किस संवत पे आधारित है? तो शक संवत पे आधारित है, जिसकी शुरुआत किससे होती है? 78 ईस्वी से इसकी शुरुआत होती है। अगर वहीं आपसे पूछे कि विक्रम संवत की शुरुआत कब से होती है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। विक्रम संवत की शुरुआत अगर आपसे पूछे कब से होती है, तो वो 58 ईस्वी में होती है। कब होती है? 58 ईसा पूर्व से उसकी शुरुआत होती है। अब जबकि अगर आपसे पूछे कि हिजरी संवत की शुरुआत कब से होती है, हिजरी संवत की शुरुआत कब होती है, तो हिजरी संवत की शुरुआत जो है 622 ईस्वी में होती है। कब होती है? 622 ईस्वी में। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अगला, अगर आपसे पूछे कि भारतीय
कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? तो चैत्र का पहला माह होता है और अंतिम माह जो होता है वो फाल्गुन का होता है। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और जो कैलेंडर है वो हमारा अपनाया कब गया था? तो 22 मार्च 1957 को हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर अपनाया गया था। और ये किस पर आधारित है? तो ये शक संवत पे आधारित है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि इसकी शुरुआत 78 ईस्वी को मानी जाती है, शक संवत की शुरुआत है, ठीक। अगर आपसे पूछे कि विक्रम संवत के बारे में, तो इसकी जो है 58 ईसा पूर्व इसकी शुरुआत मानी जाती है। और हिजरी संवत की बात करें 622 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है, ये मानी जाती है, ठीक। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, क्योंकि हमारे एग्जामों में मतलब वाद्य यंत्र और उसके वादक से प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो है नृत्य और नृत्यांगनाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भी पूछे जाते हैं कि कौन सा नृत्य कहाँ का है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, कौन सा लोक नृत्य है, किस जगह का है, ये सभी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लगातार वीडियो में आपको रिवीजन मिलता रहेगा इस क्लास में, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर आपसे पूछे कि हजारी प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो हजारी प्रसाद चौरसिया जो है ये बांसुरी बजाते हैं। क्या बजाते हैं? बांसुरी। अगर आपसे पूछे एक और बांसुरी के वादक हैं जिनका नाम क्या है? पन्ना लाल घोष। इनके बारे में भी पूछा जाता है कि पन्ना लाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये भी बांसुरी बजाते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र? बांसुरी बजाते हैं। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो पंडित रविशंकर जो है ये सितार बजाते हैं। क्या बजाते हैं? सितार। अगर आपसे पूछे कि पंडित जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं? जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये तबला बजाते हैं। क्या बजाते हैं? तबला। और उसके अलावा आप लोग याद रखेंगे कि शिव कुमार शर्मा, अगर आपसे पूछे पंडित शिव कुमार शर्मा के बारे में बात करें, तो यहाँ पे देखिए लिखने में थोड़ी परेशानी वगैरह जा रही है, तो ये संतूर बजाते हैं। क्या बजाते हैं? संतूर। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जितने प्रश्न लिखे गए हैं सारे एग्जामों में पूछे गए हैं। जैसे अगर आपसे पूछे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, कई बार बताया गया है कि बांसुरी बजाते हैं, और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। और पन्ना लाल घोष भी बांसुरी बजाते हैं। और जाकिर पंडित रविशंकर की बात करें, तो यहाँ पे रविशंकर पूछ ले तो वो भी सितार बजाते हैं। और जाकिर हुसैन की बात करें तबला बजाते हैं। और फिर शिव कुमार शर्मा की बात करें तो वो संतूर बजाते हैं। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगला प्रश्न है हमारा कि मैग्नस कार्लसन किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है शतरंज के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए? शतरंज के लिए प्रसिद्ध। और भी कुछ खिलाड़ी जैसे विश्वनाथ आनंद हो गए, विश्वनाथ आनंद, ये पूछा जाता है कि तो ये भारत के पहले शतरंज के पहले ग्रैंड मास्टर हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और कोनेरू हम्पी, अगर आपसे पूछे किससे संबंधित है, ये दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं कि किस खेल से संबंधित हैं। तो केनेरू हम्पी ये एसएससी जीडी पूछा था, तो ये दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये किससे संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। अब आगे बात कर लेते हैं कुछ खेलों के बारे में, कुछ खिलाड़ियों के बारे में, या फिर शतरंज के बारे में। अगर आपसे पूछे कि कुछ शब्दावली बताइए, शतरंज से संबंधित कुछ शब्दावली है। जैसे अगर आपसे पूछे कि गैम्बिट नामक शब्द, कुछ खेल और उनसे संबंधित शब्दावलियों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि फला शब्दावली किस खेल से संबंधित है। कुछ कप पूछे जाते हैं कि किस खेल से संबंधित है। स्टैगलेट शब्द अगर आपसे पूछे कि किस खेल से संबंधित है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और ग्रैंड मास्टर अगर आपसे पूछे कि किस खेल से संबंधित है, ग्रैंड मास्टर, तो भी आप लोग बताएंगे शतरंज से। अगर वहीं एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, कुछ देश और उनके राष्ट्रीय खेल के बारे में पूछा जाता है कि अगर आपसे पूछे जैसे हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, उसी तरह से रूस का राष्ट्रीय खेल अगर आपसे पूछे तो यहाँ का रूस का राष्ट्रीय खेल आप लोग नहीं भूलेंगे, शतरंज है। क्या है? शतरंज। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या है रूस का राष्ट्रीय खेल? शतरंज। तब अब इसका रिवीजन करेंगे। देखिए जैसे मैग्नस कार्लसन किस खेल के लिए प्रसिद्ध है, तो ये शतरंज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? शतरंज के लिए। विश्वनाथ आनंद किस खेल के लिए प्रसिद्ध है, तो वो भी शतरंज के लिए। कोनेरू हम्पी शतरंज के लिए प्रसिद्ध है। शतरंज से संबंधित कुछ शब्दावली जैसे गैम्बिट, स्टैगलेट शब्द और ग्रैंड मास्टर शब्द, ये शतरंज से संबंधित है। रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है? शतरंज है। ये भी आप लोग जानते हैं। अगला प्रश्न कि कौन प्रोटीन का प्रमुख स्रोत नहीं है? कौन प्रोटीन का प्रमुख स्रोत नहीं है? तो प्रोटीन के प्रमुख स्रोत के बारे में ऑप्शन डिपेंडेबल प्रश्न है। यहाँ पे ऑप्शन में सही था गेहूं। गेहूं किस चीज का स्रोत होता है? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, गेहूं में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है गेहूं में। ठीक,
कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे किस में पाया जाता है? ये गेहूं में पाया जाता है। अब कुछ चीजों के बारे में, प्रोटीन यहाँ पे पूछ रहा है ना, तो प्रोटीन देखिए किस चीज में पाया जाता है, जैसे दालों में, या फिर चना हो गया, दाल हो गए चना, या फिर दालों में प्रोटीन पाया जाता है, या फिर सोयाबीन में अगर आपसे पूछे क्या पाया जाता है, सोयाबीन में भी प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा प्रोटीन और किस जगहों पे पाया जाता है? मछली में प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए इसका रिवीजन तो अभी नहीं, अगर आपसे पूछे कुछ और खाद्य पदार्थ है, जैसे संतरे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, संतरे और आंवले में पूछा गया है। अगर आपसे पूछे कि संतरा और आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो इसमें विटामिन सी पाया जाता है, 1000 बार एग्जाम में पूछा गया है। और दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो उसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता। और गाजर का स्रोत कौन सा, गाजर कौन से विटामिन का स्रोत होता है, तो ये विटामिन ए का स्रोत होता है। किसका? विटामिन ए का गाजर स्रोत होता है। और सूर्य के प्रकाश में अगर आपसे पूछे कि कौन से विटामिन होते हैं, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है, या फिर अगर आपसे पूछे कि मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन होता है, मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन होता है, तो इसमें जो है विटामिन होता है विटामिन डी। कौन सा? विटामिन डी। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं हम लोग। तो प्रश्न क्या है हमारा कि कौन प्रोटीन का प्रमुख स्रोत नहीं है, तो गेहूं जो है प्रोटीन का प्रमुख स्रोत नहीं है, जबकि गेहूं में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चना, दाल, सोयाबीन, मछली, ये सभी किस चीज के स्रोत हैं? ये सभी प्रोटीन के स्रोत हैं। और संतरे और आंवला में किस चीज का स्रोत है? संतरा में और आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। और गाजर में जो है विटामिन ए पाया जाता है। जबकि सूर्य के प्रकाश पूछ ले या फिर मछली का यकृत तेल पूछे तो इसमें विटामिन डी पाया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि आम टीवी रिमोट कंट्रोल में किस तरंग का उपयोग किया जाता है? तो देखिए जो भी टीवी रिमोट कंट्रोल होता है वो इसमें क्या पाया जाता है? उसमें यूवी रेज पाया जाता है या फिर अल्ट्रावायलेट तरंग पाया जाता है। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसमें कौन सी तरंगे पाई जाती है? तो उसमें इंफ्रारेड तरंगे पाई जाती है। इंफ्रारेड तरंगे पाई जाती है। अब इंफ्रारेड तरंगे के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, IR इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इंफ्रारेड तरंगे बोलते हैं। ठीक, और जिसे ही क्या बोले जाता है? जिसे ही अवरक्त तरंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अवरक्त तरंग। और ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी थी, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा हानिकारक होती हैं अवरक्त तरंगे। ठीक, जैसे अगर आपसे पूछे कि अवरक्त तरंगों के बारे में, अगर आपसे पूछे कि अवरक्त तरंग है, इसका पता कैसे लगाते हैं, अवरक्त तरंगों का पता कैसे लगाते हैं, तो ये फोटोमीटर से पता लगाते हैं। किससे पता लगाते हैं? फोटोमीटर से पता लगाते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि अवरक्त तरंगों के बारे में, इंफ्रारेड तरंगों की खोज किसने की थी, तो हर्शेल ने की थी। किसने की थी? हर्शेल ने इंफ्रारेड तरंगों की खोज की थी। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो इंफ्रारेड तरंगे होती हैं, इनका गुण यह होता है कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। कैसी तरंगे होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। कैसी तरंग? विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ इंफ्रारेड तरंगों के बारे में, जैसे गामा रेज हो गया, गामा तरंग इंफ्रारेड तरंग हो गया। उसके अलावा एक्सरे तरंग आपसे पूछे कि कौन सी तरंग होती है, तो ये भी हो तो गया। तो फिर पराबैंगनी तरंग हो गया, पराबैंगनी तरंग, ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। माइक्रोवेव हो गया, माइक्रोवेव, तो ये कुछ पराबैंगनी तरंग हमने लिखा है, उदाहरण के तौर पे आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे आम टीवी कंट्रोल में किस तरह के तरंग का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें इंफ्रारेड तरंगों का प्रयोग किया जाता है, जिसे IR बोलते हैं, इसे अवरक्त तरंग बोलते हैं। इसका खोज किया था हर्शेल ने, और पता फोटोमीटर से लगाया जाता है अवरक्त तरंगों का। और ये जो अवरक्त तरंगे ये विद्युत चुंबकीय होती हैं। कैसी होती हैं? विद्युत चुंबकीय इसकी प्रकृति होती है। जैसे गामा तरंग हो गया, एक्सरे तरंग हो गया, पराबैंगनी तरंग हो गया, माइक्रोवेव हो गया, तो ये सभी कैसी तरंगे हैं? ये हैं आपकी अवरक्त तरंगे। संघाई त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है? तो संघाई त्योहार, अब कुछ त्योहार हमने बताया, कुछ त्योहारों के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है कि फला त्योहार किस जगह पे मनाया जाता है। तो संघाई त्योहार के बारे में पूछ रहा है तो मणिपुर में मनाया जाता है। और संघाई त्योहार के बारे में अब कुछ त्योहारों के बारे में देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि खीर भवानी मेला किस राज्य में मनाया जाता है, खीर भवानी मेला, तो ये खीर भवानी मेला जो है ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। कहां पे? जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला मनाया जाता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि वहीं पे खीर भवानी,
अब कुछ मेलों के बारे जैसे हार्नबिल महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, हार्नबिल महोत्सव, तो ये आपका नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पे, नागालैंड में मनाया जाता है। अब अगर आपसे पूछे कि लाई हरोबा फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, तो वो मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ पे, मणिपुर में मनाया जाता है। लाई हरोबा फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, मणिपुर में। अगर आपसे पूछे कि बथुकंबा फेस्टिवल, बथुकंबा हो गया या फिर बोनालू हो गया, ये सभी फेस्टिवल कहाँ पे मनाए जाते हैं, तो ये सभी आपके तेलंगाना में मनाए जाते हैं। कहाँ पे, तेलंगाना में मनाए जाते हैं। तो ये फेस्टिवलों के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे धानु यात्रा हो गया, धानु यात्रा त्योहार, या फिर नुआखाई त्योहार, नुआखाई त्योहार यानी कि मतलब नया चावल, ये सभी उड़ीसा में मनाए जाने वाला फेस्टिवल है। कहाँ पे, उड़ीसा में। चलिए इसका रिवीजन करेंगे। देखिए अगर आपसे पूछे कि संघाई फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, मणिपुर में मनाया जाता है। खीर भवानी मेला के बारे में बात करें, जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। हॉर्नबिल कहाँ पे, नागालैंड में मनाया जाता है। और लाई हरोबा जो फेस्टिवल है मणिपुर में मनाया जाता है। बथुकंबा बोनालू तेलंगाना में मनाया जाता है। धानु यात्रा अगर आपसे पूछे, ये उड़ीसा में मनाया जाता है। तो ये थे आपके कुछ फेस्टिवल। और हमारे एग्जाम में क्या पूछा जाता है, दिवसों से संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो देखिए मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। अगर मानवाधिकार दिवस पूछे तो ये 10 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। अब दिसंबर माह में मनाए जाने वाले कुछ और प्रश्नों के बारे में देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है एड्स दिवस, तो ये 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। एंड हो गया क्या यहाँ पे, तो एड्स दिवस अगर आपसे पूछे कब मनाया जाता है, तो वो 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछे कि विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, जिस दिन भोपाल गैस त्रासदी हुआ था उसी दिन मनाया जाता है। तो विश्व विकलांग दिवस और भोपाल गैस त्रासदी दोनों 3 दिसंबर के दिन मनाए जाते हैं। कब मनाए जाते हैं, 3 दिसंबर के दिन मनाए जाते हैं। विश्व मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है, ये भी एग्जाम में आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्व मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये विश्व मानव एकता दिवस जो है ये 20 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 20 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ये भी हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है ये मनाया जाता है 24 दिसंबर के दिन। कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर के दिन। तो चलिए इन सभी प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। देखिए मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। और एड्स दिवस अगर आपसे पूछे कब मनाया जाता है, तो ये 1 दिसंबर के दिन मनाया जाने वाला है, 1 दिसंबर के दिन। और विश्व विकलांग दिवस अगर आपसे पूछे तो ये 3 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस अगर आपसे पूछे 24 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। और विश्व मानव एकता दिवस जो है 20 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। तो ये सभी दिसंबर माह के मतलब इंपॉर्टेंट जो आपके दिवस से प्रश्न थे वो हमने आपको बताया। अगला प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, तो नारा है ये किसका है, ये पूछा जाता है। तो ये बाल गंगाधर तिलक का है। किसका नारा है, बाल गंगाधर तिलक, इनका नारा है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बाल गंगाधर तिलक और कुछ नाराओं के बारे में भी पूछा जाता है। जैसे अगर पूछे आपसे अगर आपसे पूछे कि जय हिंद का नारा किसने दिया था, जय हिंद का नारा किसने दिया था, या फिर अगर आपसे पूछे कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, या फिर अगर आपसे पूछे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नारा किसने दिया था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसे सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अब कुछ नारा के बारे में और देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, वेदों की और लौटो, तो ये नारा दिए थे आपके दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था, भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अब बात कर लेते आराम हराम है का नारा किसने दिया था, आराम हराम है का नारा किसने दिया था,
तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं। देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा, किसने कहा था? तो इसे कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। और हम नारा के बारे में हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि फला नारा किसने दिया था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने लगाया था। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने लगाया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने लगाया था। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने लगाया था। आराम हराम है का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगाया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह, जिसे शहीद ए आजम कहा जाता है, इन्होंने लगाया था। अगला प्रश्न कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया? तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये आयरलैंड से लिया गया। कहां से लिया गया? आयरलैंड से। और ये पॉलिटी से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये जो था हमारा, ये आधुनिक इतिहास से संबंधित प्रश्न, आधुनिक भारत से संबंधित प्रश्न था। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये हिस्ट्री से संबंधित मान लीजिए। और नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया। कहां से? आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे संविधान में। आयरलैंड ये कौन सा देश है भाई? तो नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे देश में जो है ये आयरलैंड से। हमारा जब संविधान बन रहा था तो उसमें विदेशों के संविधान से बहुत सारी चीजें देखा गया, उससे कॉपी किया गया। विदेश के संविधान से लगभग 60 देशों का संविधान इकट्ठा करके उससे चीजें निकाली गई थी जो अपने मतलब की थी। ठीक, अब पूछा जाता है कि फला चीजें किस देश के संविधान से ली गई, तो सारे तो नहीं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा एग्जामों में पूछे जाते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे कि समवर्ती सूची ये समवर्ती सूची ये किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। इसके अलावा प्रस्तावना की भाषा पूछे तो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। संयुक्त बैठक तो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अगर आपसे पूछे कि एकल नागरिकता, 1000 बार एग्जाम में पूछा गया है, एकल नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है? तो एकल नागरिकता के बारे में पूछे तो ये ब्रिटेन से ली गई है। कैसी है? ब्रिटेन से ली गई है। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब संविधान संशोधन पूछ ले किस देश के संविधान से लिया गया? हमारे जो संविधान है उसमें संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है? संविधान 2 बार हो गया। बोलना और लिखना थोड़ा सा मुश्किल काम है, दोनों एक साथ करना। संविधान संशोधन, ठीक, ये किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 भाग 20 में है। ठीक, अब वहीं अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पे लिखे मौलिक कर्तव्य पूछे किस देश के संविधान से लिया गया? मौलिक, सबसे पहले देखेंगे मौलिक अधिकार, भाग 3 में है ना मौलिक अधिकार, ये कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया आपका, ये अमेरिका कंट्री है ना, आप लोग जानते हैं, वहां से लिया गया। जबकि अगर आपसे पूछे कि मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया? मौलिक कर्तव्य, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं दोनों, तो मौलिक कर्तव्य पूछे तो रूस से, या फिर ऑप्शन में आपको सोवियत संघ भी मिल सकता है। पहले रूस का नाम सोवियत संघ ही था। अगला प्रश्न, तब इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, जो हमारे विदेशी स्रोत हैं, जैसे नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया। समवर्ती सूची कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। अब एकल नागरिकता पूछे कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। संविधान संशोधन भाग 20 अनुच्छेद 368 दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। मौलिक कर्तव्य अमेरिका से लिया गया। और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। मौलिक कर्तव्य पूछे तो रूस से लिया गया। अब अगर आपसे पूछे कि किस जलीय जीव में गलफड़े नहीं होते हैं, तो किस जलीय जीव में गलफड़े नहीं होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि ये फला जीव किससे सांस लेता है? गलफड़ों की सहायता से। तो आप लोग को जान करके हैरानी होगी, तो ये साइंस से प्रश्न है पहले, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जलीय जीव में गलफड़े नहीं होते, तो फिश है वो मछली, जैसे व्हेल मछली के बारे में आप लोग सुने होंगे, तो इसमें गलफड़े नहीं होती हैं। और डॉल्फिन मछली आप लोग सुने होंगे, डॉल्फिन, तो ये इन दोनों मछलियों में गलफड़े नहीं होते। ठीक, और ये तो आप लोग कहेंगे कि गलफड़े नहीं होते तो पानी के अंदर ये लोग सांस कैसे लेती हैं? तो ये लोग सांस लेने के लिए अपने पानी के बाहर इन लोग को आना पड़ता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर आपसे पूछे कि किन किन ऐसे मछलियां हैं जिनके पास जलीय जीव हैं, जिनके पास अपने गलफड़े पाए जाते हैं, यानी कि वो गलफड़े से सांस लेते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लाउन शिप हो गया आपका, क्लाउन शिप जिसके पास गलफड़े होते हैं। उसके अलावा मछली के पास भी गलफड़े होते हैं। और झींगा मछली आप लोग जानते होंगे, उनके पास भी गलफड़े होते हैं, झींगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं। और ऑक्टोपस का नाम आप लोग सुने होंगे, साइंस वगैरह में पढ़े भी होंगे। ऑक्टोपस के पास भी गलफड़े होते हैं। ठीक,
ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ चीजें देख लेते हैं, जैसे अगर आपसे पूछ ले कि यहीं पे मछलियों के बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो अगर आपसे पूछे कि मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मछलियों का अगर आपसे पूछे कि अध्ययन क्या कहलाता है, तो इकथ्योलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? मछलियों का जो अध्ययन है इकथ्योलॉजी कहलाता है। ठीक, अगर आपसे पूछे मछलियों का अध्ययन इकथ्योलॉजी हो गया। अब मछलियों का पालना अगर आपसे पूछे तो पीसी कल्चर कहलाता है। मछली का पालन अगर आपसे वही पूछ ले, पीसी कल्चर कहा जाता है मछली का पालन। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि किस जलीय जीव, इसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे किस जलीय जीव में गलफड़े नहीं होते हैं, तो एक तो व्हेल मछली और डॉल्फिन मछली के पास गलफड़े नहीं होते हैं, और भी चीजें होते होंगे, लेकिन आप लोग कम से कम दो चीजों के बारे में याद रखेंगे। इन दोनों के पास गलफड़े नहीं होते हैं, और ये सांस कैसे लेते हैं, तो पानी के बाहर आकर के सांस लेते हैं, थोड़ा सा मुंह इनको निकालना पड़ता है सांस लेने के लिए। अब गलफड़े वाले को देख लेते हैं, जैसे गलफड़े क्लाउनशिप में गलफड़े पाए जाते हैं, और मछली में गलफड़े पाए जाते हैं, झींगा में भी गलफड़े पाए जाते हैं, ऑक्टोपस में भी गलफड़े पाए जाते हैं। मछलियों का अध्ययन इकथ्योलॉजी कहलाता है, और मछलियों का पालन जो है पीसी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? पीसी कल्चर। आगे हम लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और बृहदेश्वर मंदिर तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हजारों बार बृहदेश्वर मंदिर से प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए बृहदेश्वर मंदिर के बारे में बात करें, और हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है, हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है। और बृहदेश्वर मंदिर के बारे में बात करें, तो ये अगर आपसे पूछे कि बृहदेश्वर मंदिर के बारे में किस संप्रदाय से पूछ रहा है ना, तो नायनमार संप्रदाय से संबंधित है। किस संप्रदाय से? नायनमार संप्रदाय से बृहदेश्वर मंदिर मतलब संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो यहाँ पे हो गया है लोचा। राजराज प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। किसने? राजराज प्रथम चोल वंश के थे शासक, तो राजराज प्रथम चोल ने इसका निर्माण करवाया था। और ये अगर आपसे पूछे बृहदेश्वर मंदिर के बारे में, तो यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं। तो ये किस शैली में बनाया गया, तो ये द्रविड़ शैली में बनाया गया। किस शैली में? द्रविड़ शैली में। दक्षिण भारत की जितनी भी मंदिरें हैं तो द्रविड़ शैली में बनाया गया। अगर आपसे पूछे कि स्थित कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, तमिलनाडु में स्थित है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि द्रविड़ शैली में बनाया गया, तमिलनाडु में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर अगर आपसे पूछे कि किस देवता का है, तो ये सूर्य देवता का मंदिर है। किस देवता का? सूर्य देवता का मंदिर है। तो ये बातें थी जो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर से पूछी गई हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे कि इसे विश्व धरोहर कब बनाया गया, इसे विश्व धरोहर कब बनाया गया, तो इसे विश्व धरोहर जो है 1987, आगे चल करके इसे विश्व धरोहर कब बनाया गया, तो 1987 में इसे विश्व धरोहर बनाया गया। ठीक, चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस धर्म या किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है, तो ये तो आपका प्रश्न था जो कि नायनमार संप्रदाय से संबंधित है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अब देखते हैं कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इस मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम चोल ने करवाया था। चोल वंश के शासक थे, और द्रविड़ शैली में ये मंदिर बनवाया गया, जिस तमिलनाडु में तंजौर में स्थित है, और सूर्य देवता का ये मंदिर है। विश्व धरोहर इसे 1987 में बनाया गया। और चरक संहिता के अनुसार मानव में कितनी हड्डियां होती है, तो चरक संहिता के अनुसार मानव में 360 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 360 हड्डियां होती हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखें। अब कुछ हड्डियों के बारे में, वैसे तो साइंस कितना मानता है, साइंस मानता है विज्ञान के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो इसमें 206 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती हैं? साइंस के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 206 हड्डी होती है। अब कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि खोपड़ी में, हमारे खोपड़ी में पूछे, केवल खोपड़ी की बात कर रहा है, तो ये हमारे खोपड़ी में 8 हड्डियां होती है। अगर आपसे पूछे खोपड़ी में कितनी हड्डी है, 8 हड्डी। अगर आपसे पूछे कि कान में टोटल हमारे कितनी हड्डी होती है, तो कान में 6 हड्डी पाई जाती है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि हमारे चेहरे में कितनी, ये सभी प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, चेहरे में पूछे तो 14 हड्डियां हमारे चेहरे में पाई जाती है। कितनी? 14 हड्डियां हमारे चेहरे में पाई जाती है। हमारे शरीर की अगर आपसे पूछे कि सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, मजबूत हड्डी पूछ ले, तो वो जबड़े की हड्डी होती है। कौन सी होती है? जबड़े की हड्डी होती है। जो ये हमारा जबड़ा है, ये होता है सबसे मजबूत हड्डी। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब छोटी हड्डी के बारे में भी अगर आपसे पूछे कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो स्टेपीज होती है। कौन सी हड्डी? स्टेपीज।
हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, और हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी स्टेपिज जो है वो मध्य कान की हड्डी होती है। और हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है उसका नाम है फीमर, और ये जांग की हड्डी होती है, ये जांग की हड्डी होती है। ठीक, और तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन कर लेते हैं, हड्डियों से इतना प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे चरक संहिता के अनुसार मानव में कितनी हड्डियां होती है? 360 हड्डियां मानी गई हैं चरक संहिता के अनुसार। हमारे शरीर में वैसे तो 206 हड्डी होती हैं। अब खोपड़ी में पूछे 8 हड्डी, चेहरे में 14 हड्डी, कान में 6 हड्डी पूछे, 3 लेफ्ट कान में और 3 राइट वाले ईयर में। ठीक, छोटी हड्डी स्टेपिज होती है जो कि कहाँ की हड्डी होती है? छोटी हड्डी मध्य कान की। फीमर जो है जांग की हड्डी होती है जो सबसे बड़ी हड्डी होती है। और सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है, ये हमारा जबड़ा है, ये सबसे मजबूत हड्डी होती है। ठीक, आप लोग अखरोट इसी से तोड़ते हैं ना, तो ये आप लोग समझिए कि सबसे मजबूत हड्डी होती है। ठीक, और अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में संविधान के किस भाग को संविधान की अंतरात्मा कहते हैं? अगर आपसे पूछे किस भाग को अंतरात्मा कहते हैं तो भाग 3 को कहते हैं। किसको कहते हैं? भाग 3 को। अब भाग 3 में ऐसा क्या है? तो इसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। जो आपको अधिकार देता है वो आपके लिए बहुत बड़ा चीज होता है अधिकार, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार, संविधान की अंतरात्मा बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहते हैं, किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद पूछे संविधान की आत्मा तो आप लोग बताएंगे अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में क्या है? अनुच्छेद 32 के तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, या फिर संविधान की आत्मा कहीं पे आपको प्रस्तावना भी मिल सकता है, प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा कहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि संविधान का मैग्ना कार्टा, तो भाग 3 को जो है मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, अगर आप पूछे कि संविधान के किस भाग को संविधान की अंतरात्मा कहते हैं तो भाग 3 को संविधान की अंतरात्मा कहते हैं, मौलिक अधिकार को। अगर आपसे पूछे कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं तो देखिए अनुच्छेद पूछे, यहाँ पे भाग पूछ रहे हैं ना, तो भाग 3 जो है इसको मौलिक अधिकार को संविधान की अंतरात्मा कहते हैं। लेकिन संविधान की आत्मा पूछे तो अनुच्छेद 32 को कहते हैं, या फिर प्रस्तावना को आप लोग बता सकते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं संविधान का मौलिक मैग्ना कार्टा कह के संबोधित किया जाता है मौलिक अधिकार को। तो ये कुछ बातें थी जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिसे आप लोग याद रखेंगे। वैसे लघु संविधान हमने बता ही दिया, लघु संविधान के बारे में हमने बताया, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ये कहते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 को। ठीक, तो अब इसका रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन तो हो ही गया, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जय हिंद। आज के क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए इस क्लास को। और अगर आप लोग क्लास पे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी करेंगे तो अच्छी बात होगी। और आप लोग हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। खुशी से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कुछ नहीं होता।